Good morning and greeting of the day once again. Once again with a new topic and topic जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत important है from endocrine system and disorder of the thyroid. सर्जरी के बाद there are couple of complications which are expected likely to occur, right? अगर आप bedside postoperative bedside RN हो तो you must have a knowledge about those complications जिसको बहुत ही closely आपको observation करना है. नंबर वन. नंबर टू, व्हाट आर दोज कॉम्प्लिकेशन. नंबर वन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो है थायराइड स्टॉर्म. व्हाट इज थायराइड स्टॉर्म? थायराइड स्टॉर्म का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ड्यूरिंग द सर्जरी व्हेन द सर्जन इज ऑपरेटिंग तो वो जो थायराइड ग्लैंड है उसको अपने हाथों से जब वो हैंडल कर रहा है क्योंकि उसको रिमूवल करना है तो बहुत केयरफुली वो उसको हैंडल करता है एंड देन धीरे धीरे वो डायसेक्ट करता है. लेकिन बिकॉज ऑफ द हैंडलिंग या दूसरे वर्डों में बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन बहुत सारी जो ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो थायरॉक्सिन है वो रिलीज होके एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. सो जब आप पोस्टपेक्टिव फेस में चले जाएंगे एंड यू आर द बेड साइड आरन उसकी वो है उसकी और वहाँ पर बहुत सारी जो थायरॉक्सिन है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द ग्लैंड वो आ चुकी है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. तो व्हाट आर दो साइन जो आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे एंड देन आप इंटरवीन करेंगे, नोटिफाई करेंगे एंड इंटरवीन करेंगे एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन. सो व्हाट आर दोज व्हाट इज द थायराइड क्राइसिस. जो थायराइड स्टॉर्म है उसका बेसिक अगर आप देखें कि उसका जो रीजन है पीछे वो क्या है, एक्सेसिव मैनिपुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द सर्जरी through the hands of the surgeon. So as a result, there is an increased release of thyroxine from the gland and enter into the bloodstream. Now, what are those signs जो indicate करेंगे कि yes, these are the sign of increased thyroxine circulating into the bloodstream. Number one is a high fever होगा यानी high temperature होगा. Number two उसका blood pressure systolic high होगा. The third is a palpitation होगा. नंबर फोर डायफ्रोसिस होगा एंड देन पेशेंट का जो बिहेवियर है वो इरिटेबल होगा, पेशेंट को डिलीरियम हो सकता है एंड देन धीरे धीरे उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा यानी ड्रोजीनेस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कैन गो इनटू कोमा आल्सो अगर इमीडिएटली इंटरवीन नहीं किया गया तो. ना व्हाट इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज माय नर्सिंग एक्शन कि मुझे क्या करना है. आई हैव टू नंबर वन यू स्टे विद द क्लाइंट, closely monitor the vital sign and notify the physician. Do not leave the patient. Keep close observation and notify the physician. अब physician अगर order करता है whatsoever he ordered the drug, I mean the medication, मेरी responsibility है कि I have to carry out the drug. So what are those drugs जो physician normally जो है वो prescribe कर सकता है. So number one is Inderal है, right? Number two is पैराथायरोस प्रोपिलथायरोसिल है जो इस जो एक्सेसिव थायरॉक्सिन है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगी. एज अ रिजल्ट जो हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है पोस्टपेरेटिवली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ द थायरॉक्सिन इन द ब्लड वो उसको कंट्रोल यानी डिक्रीज कर लेगा. अदरवाइज अगर हम इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, फिजिशियन उसको इंटरवीन नहीं करेगा, the patient can collapse because of the cardiac arrest. Number two complication जो है वो है tetany. You have to observe very closely the sign and the symptoms of the tetany. आप उसकी bedside RN हो, so what are those signs and what's the rationale behind of the tetany? During the surgery of the thyroid gland, accidental injury damage to the parathyroid gland हो जाता है. There are possibility. So therefore मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर देखा है एंड आई ऑलवेज स्पीक थ्रू ड्यूरिंग माई लेक्चर कि बहुत सीनियर सर्जन को थायरॉइडेक्टमी करनी चाहिए. अगर कोई ऐसा सर्जन है जिसने कभी थायरॉइडेक्टमी नहीं की या उसने बहुत सारे कम केसेस करवाए हैं, ही मस्ट नॉट डू इट इंडिपेंडेंटली, राइट. ए वेरी एक्सपर्ट सीनियर डॉक्टर मस्ट डू द थायरॉइडेक्टमी क्योंकि उसके बिहाइंड जो ग्लैंड पैराथायरॉइड है उसको इंजरी पहुंच सकेगी एंड दैट इंजरी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बिकॉज आफ्टर द इंजरी वो फिर परमानेंट होंगे. सो होता क्या है कि जब आप ड्यूरिंग द सर्जरी
थ्रू द हैंड्स ऑफ द सर्जन इंजरी, एक्सीडेंटल इंजरी पहुंच जाती है टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थोड़ा सा मैं एक लाइन पीछे जाऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। उसका जो फंक्शन है वो दैट रेगुलेट द कैल्शियम, जो कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट है उसको ये रेगुलेट करता है। सो इसका मतलब क्या है कि जब उसको डैमेज हो गया, उसको इंजरी पहुंच गई, तो वो जो फंक्शन ऑफ रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम है वो अब इम्पेयर हो जाएगा। पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है लो लेवल रहेगा, यानी हाइपोकैल्सीमिया रहेगा, और उसकी वजह से उसको टैटनी यानी ट्विचिंग स्पाज्म लाइक सिम्टम आप उसको क्लिनिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इस व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि आप पेशेंट की जब बेड साइड आरन हो तो आप ऑब्जर्वेशन करिए फॉर साइन ऑफ नंबनेस, फॉर साइन ऑफ ट्विचिंग, फॉर साइन ऑफ स्पाज्म, या फिर साइन ऑफ कन्वर्शन, अगर ये स्वेयर एंड मेजर इंजरी टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड पहुंचा है। सो एज ए पोस्ट ऑपरेटिव नर्व आपकी जो बेड साइड के ऊपर इमरजेंसी ड्रग्स है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज टू बी गिवन इंट्रावीनसली, लेकिन एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, यानी फिजिशियन का प्रोटोकॉल है या फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया है तो आपको उसको इंट्रावीनसली इमिजिएटली इंजेक्ट करना है, ताकि ये जो कन्वल्शन आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, ट्विचिंग है, स्पाज्म है, इनको कंट्रोल किया जाए। नंबर 2, नंबर 3 जो है वो है होर्सनेस ऑफ द वॉइस। यानी एक पेशेंट जो है, जब आप बेड साइड आ रहे हो तो पेशेंट की जो आवाज़ है, जब उसको आप ये चेक करने के लिए उसको बोलते हो कि अपना नाम बताइए, आपकी आरन का नाम क्या है, आपके रूम का नंबर क्या है, आपके पास आपकी वाइफ खड़ी उसका नाम क्या है, एक्सेट्रा। यानी ये सब जब आप उससे करवाते हो एक्शन, तो इससे एक चीज़ आप असेस करना मांग रहे हो कि उसकी जो आवाज़ है उसकी क्लैरिटी कितनी। लेकिन आपके सामने जो कॉम्प्लिकेशन है वो है होर्सनेस। ना लिसन केयरफुली, इमीडिएट पोस्टऑपरेटिव यानी फर्स्ट हाफ एन आवर एंड 1 आवर तक हो सकता है कि लिटिल बिट सोर थ्रोट लाइक वॉइस हो सकती है। देर इज ए वन रीजन, या तो उसकी लर्ंजियल नर्व डैमेज होगी, लेकिन कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। लेकिन नंबर 1 जो रीज़न आता है वो ये होता है कि कई बार जब हम एंडोट्रेकियल ओवरसाइज ट्यूब डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो लैरिंक्स है, ट्रेकिया, वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और वहाँ पर अडीमा होगा। सो बिकॉज ऑफ द अडीमा, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एयरवे पैसेज, तो उसकी वजह से जो होर्सनेस है, सोर थ्रोट है, लाइक वॉइस, वो डेवलप होगी। लेकिन दिस इज टू बी रूल्ड आउट। ये रूल आउट हम कैसे करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर ये एंड्रोड ओवरसाइज जो एंड्रोट्रिकल ट्यूब है उसकी वजह से हुई है, तो दिस विल धीरे धीरे 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर के बाद वो डीमा मैक्सिमम 10 आवर, 16 आवर, वो जो अडीमा है बिकॉज ऑफ द ओवर साइज ऑफ द एंड्रोट्रेकल ट्यूब वो सबसाइड होता जाएगा एंड उसकी जो वॉइस है वो क्लियर होती चली जाएगी। यानी यहाँ पर ये क्लैरिटी हमें मिल गई कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द लैरिंजियल नर्व डैमेज। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कि अब ये लैरिंजियल नर्व डैमेज की वजह से है, तो उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि वो जो होर्सनेस था वो कंटिन्यू कर रहा है, 10 आवर है, 16 आवर है, 20 आवर है, 24 आवर भी हो गए, लेकिन जो 1 आवर के बाद उसकी जो वॉइस थी, राइट, और 24 आवर के बाद अब जो वॉइस है उसका जो डिग्री ऑफ हॉर्सनेस है वो अब सेम है। सो दिस इज समथिंग नॉट ए नॉर्मल, राइट। सो ये इंडिकेट करता है कि उसकी ड्यूरिंग द सर्जरी थ्रू द हैंड ऑफ द सर्जन लर्ंजियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई है एंड दिस इज ए परमानेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। जो नंबर 2 टेटनी है, डैमेज टू द पैराथोरैक ग्लैंड। नंबर 3 डैमेज या इंजरी टू द लर्ंजियल नर्व डैमेज, ये परमानेंट लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है। और इसीलिए मैंने बोला या मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मोस्ट जो सीनियर सर्जन हैं वही थायरॉइडेक्टमी करें टू प्रिवेंट सच कॉम्प्लिकेशन, राइट। नहीं तो ये रेस्ट ऑफ द लाइफ ये उनको टेटनी, उनको कैल्शियम लेना पड़ेगा, अंडर द सुपरविजन रहना पड़ेगा। होर्सनेस है तो वो उसकी जो आवाज़ है, अब ये डिपेंड करता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, ये स्वे डिग्री ऑफ हॉर्नस है, होर्सनेस है। तो ये दोनों नंबर 2 टेटनी, नंबर 3 इज ए hoarseness of the voice. If these complication has occurred,
These are permanent for rest of life. They have to remain under the supervision of the surgeon. They have to take calcium to manage their hypocalcemia, right, as a therapy. और इसके अलावा वो पेशेंट के पास कोई और ऑप्शन ऑफ थेरेपी नहीं है. सो ये एक ब्रीफ टॉपिक था जो मैं आपको मैंने अब प्रिपेयर किया, अपलोड किया फॉर योर एनक्लिस की स्टडी के लिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनक्लिस की स्टडी के लिए कि जब आप प्रेपरेशन करते हो तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एग्जामिनर वन आर द अदर वे घुमा फिरा के आपके नॉलेज को चेक करेगा. वो पूछेगा आपको, राइट, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ओवरसाइड एंडोट्रेकल ट्यूब, राइट. देन वो कहेगा कि नहीं, ये लैरिंजियल डैमेज नहीं है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द ओवर साइज ऑफ द एंडोट्रेकल ट्यूब. सो व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशन, साइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे आप ये कहें कि यस ये एंडोट्रेकल ट्यूब ओवर साइज डालने की वजह से हुआ है. दिस इज, ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि लैरिंजियल नर्व डैमेज है. उस केस में आपका जो आंसर है वो ये है कि क्योंकि उसकी जो क्लैरिटी ऑफ द वॉइस है वो बेटर होती जा रही है, यानी होर्सनेस है वो कम होता जा रहा है. सो दिस इंडिकेट कि ये ओवरसाइज एंडोट्रेकल ट्यूब की वजह से हुआ है. क्योंकि अगर लैरिंजियल नर्व की डैमेज की वजह से है तो वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट यानी क्लैरिटी नहीं होगा, राइट. 24 आवर के बाद तो डेफिनेटली वो जो एडिमा था बिकॉज ऑफ द ओवर साइज ट्यूब वो सबसाइड हो जाना चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल. तो दिस वॉज ए ब्रीफ टॉपिक आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. एंड आपकी जो स्टडी है, प्रेपरेशन है, उसके अंदर ये थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हम सर्जिकल साइड की बात करें थायराइडेक्टमी कोलोरेक्टमी केयर, तो उसमें ये जो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, थायराइड स्टॉर्म, टेटनी एंड होर्सनेस ऑफ द वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और आपको डेफिनेटली इनका रैशनल आना चाहिए, इनका जो कॉज है वो आना चाहिए. और इनको लेके जो हम ड्रग्स देंगे एज ए एमरजेंसी ड्रग, टेक्निकली आपकी जो ड्रग्स है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड इंट्रावीनसली देना है एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन. इस होर्सनेस को लेके कोई मेडिकेशन आपके पास नहीं है. सो दीज कॉम्प्लिकेशन आर गोइंग टू बी परमानेंट. सो आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के लिए मेरे से कंटेक्ट करिए. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रहेंसिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडलाइंस एंड द शॉर्टकट रूट. नो, यू डू वंस फॉर ऑल कॉम्प्रहेंसिव. आप बार बार स्टडी कर रहे हो, कभी ये बुक कभी वो बुक, कभी ये टीचर कभी वो टीचर, और आप बार बार फेल होते जा रहे हो. सो यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस है, डाउट है आपका, आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे से कंटेक्ट करिए. माय फ़ोन नंबर इज़ 267-469-1346. सो you are most welcome anytime. Call me, send WhatsApp message. Have a good day. Thank you so much.